हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, अटेंशन तक हो गया था। फोकस अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन, फोकस अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन और डिवाइड अटेंशन। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग को परसेप्शन से स्टार्ट करना है। तो नाम देखते हैं। चलिए, परसेप्शन मतलब वही होता है कि परसेप्शन आपका सोचना क्या है, धारणा क्या है, परसेप्शंस क्या है, आप क्या सोचते हैं। तो परसेप्शंस इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी डाटा इन ऑर्डर टू मेक इट मीनिंगफुल, डिस्कार्डिंग नॉन रेलिवेंट डाटा। यानी आपका ऐसा सोचना, यानी इंटरप्रिटेशन किसी चीज का, और सेंसरी डाटा, जो भी डाटा हम लोग के दिमाग में गए थे बाय यूजिंग सेंसर्स, रिसेप्टर, तो उनको मीनिंगफुल बनाना, और डिस्कार्डिंग नॉन रेलिवेंट डाटा। परसेप्शन इज हाईली सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म एंड रिक्वायर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू नो व्हाट डाटा टू कीप एंड व्हाट टू डिस्कार्ड। तो हम लोगों को इसको बहुत एग्जिस्टिंग नॉलेज होनी चाहिए कि किसी की भी चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बात का कि उसको किसको क्विट करना है, किसको प्रोसीड करना है, किसको डिस्कार्ड करना है और किसको कीप करना है। ठीक है। एंड हाउ टू एसोसिएट द डाटा इन मीनिंगफुल मैनर, और हमको कैसे मीनिंगफुल मैनर में लाना है उस चीज को। नाउ, perceptions can be defined as the process of assembling sensations into usable mental representation of the world। यानी किसी चीज का असेंबल करना सेंसेशंस का, और उसको यूजेबल मीनिंगफुल सेंटेंस में लाना या मीनिंगफुल चीज में लाना। ठीक है। परसेप्शन क्रिएट फेसेस, मेलोडीज, वर्क ऑफ आर्ट, इल्यूजन एक्सेट्रा। यानी परसेप्शन हो सकता है आपके सामने कोई सवाल नया खड़ा कर दे, लूं कि ना लूं, है ना, करूं कि ना करूं, और फेसेस, मेलोडीज, वर्क ऑफ आर्ट, इल्यूजन कई तरीके के बना दे, एंड आउट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ सेंसेशन। ठीक है। तो इसको जरूर याद करिएगा, ये जो है डेफिनेशन है, जरूर पूछी जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ द परसेप्चुअल प्रोसेस, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड इन 2 डायमेंशन। तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग कोई भी चीज देखते हैं वो 2D ऑब्जेक्ट देखते हैं, मतलब 2D बनाती है। मतलब जो रेटिना पे है, वो रेटिना पे इमेज जो बनती है वो 2D बनती है, और वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। येट वी सी द वर्ल्ड इज राइट वे एंड 3D। तो हम लोग कोई चीज को भी 3D दिखती है, और कैसी दिखती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो होती है तो कैसे दिखती है, रियल दिखती है, रियल एंड सीधी सीधी दिखती है, राइट वे। ठीक है। और बाकी काम करेंगे। चलो, उसके बाद डिसीजन मेकिंग। तो भाई अगर परसेप्शन हमारे होंगे तो उसके बाद हम लोग डिसीजन को मेक करेंगे, बनाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग इज द जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड प्रियोर एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन, कंटेक्स्ट, गोल्स एक्सेट्रा। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जनरेशन होना होता है किसी भी एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन जो कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन में बेस्ड होता है, नॉलेज, प्रियोर एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन। यानी पहले हम कोई काम कर चुके हैं तो उस बेसिस पे हम लोग सोच साच के डिसीजन को बनाते हैं, मेक करते हैं, बनाते हैं, एक्शन लेते हैं। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट। तो सोचना, थिंकिंग मतलब सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्व करना, एंड जजमेंट बिल्कुल जज करना। ठीक। जिसमें रेंज फ्रॉम डिसाइडिंग टू डू नथिंग एंड टू डिसाइडिंग टू एक्ट इमीडिएटली। यानी इसकी जो रेंज है डिसीजन मेकिंग, हो सकता है कि आप कुछ एक्शन ना लो, डिसाइडिंग टू डू नथिंग, कुछ ना करो, तो एडिंग एक्ट इमीडिएटली इन ए वेरी स्पेसिफिक मैनर, यानी तुरंत आप इमीडिएटली एक्शन ले लो। ए फायर अलार्म बेल इंस्टेंस ट्रिगर, तो हो सकता है कोई फायर अलार्म अगर बजे तो एक कोई ऐसा होगा, पता करेगा जाके कि भाई तुरंत वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। मैं ट्रिगर वेल ट्रेंड सीक्वेंस एक्शन फर्दर थॉट, तो क्या करेगा वो, तुरंत फायर अलार्म अगर बजा तो वो फायर एक्सटिंग्विशर या उस तरीके से कुछ यूज करेगा। अगर अल्टरनेटिव एंड अनफेमिलियर सायरन, यानी उससे रिलेटेड सायरन नहीं बजा है तो क्या होगा, वो थोड़ी देर सोचेगा भाई कौन सा सायरन, पता करेगा जाके। ठीक। तो ये परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग का ही ये रोल है। फाइनली, वंस अ डिसीजन हैज बीन मेड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इज कैरीड आउट। तो आपको ही पता है कि अगर एक आपने डिसीजन ले लिया तो आपको क्या करें, अप्रोप्रिएट एक एक्शन लेना पड़ेगा। अवर सेंसेस रिसीव फीडबैक एंड दिस इज एट द रिजल्ट। तो अवर सेंस क्या करते हैं, फीडबैक को रिसीव करते हैं और एक्शन हो जाता है। दिस हैव्स टू इम्प्रूव नॉलेज एंड रिफाइन फ्यूचर जजमेंट बाय लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी हेल्प करता है नॉलेज को इंक्रीज करने में, एंड रिफाइन फ्यूचर जजमेंट बाय लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो हो सकता है कोई चीज गलत हो जाए या सही हो जाए, तो एक्सपीरियंस भी हमको प्रोवाइड कराता है। If a
task is performed often enough, it may eventually become automatic, and these required skills and action are stored in the long-term memory. These are known as the motor program and ingrained routine that have, यानी ये मोटर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो आपको भी याद होगा कि कोई चीज अगर आप हद से ज्यादा करने लगो, इतना एक्सपीरियंस हो जाए तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे आपको गाड़ी चलाना आ गया तो इतना ऑटोमेटिक हो गया गाड़ी चलाना, इतना आप सीख गए हो, कभी कभार हाथ छोड़ के भी चला लेते हो। ठीक है, बच्चों को देखा होगा। द यूज ऑफ मोटर प्रोग्राम रिड्यूसेस द लोड ऑन द सेंट्रल डिसीज, भाई लोड कम हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता है। Often drive it for the individual action is shifting in the mind, ये काम करेंगे। The motor program allows us to carry out simultaneous activities such as a conversation while driving. ठीक है, the process of attention, perception, judgment should result in the awareness of the situation. तो ये सब करंट सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपकी अटेंशन कैसी है, परसेप्शन कैसी है, जजमेंट कैसा है। तो सिचुएशन अवेयरनेस इज द सिंथेसिस ऑफ एन एक्यूरेट एंड अप टू डेट मेंटल मॉडल ऑफ वंस एनवायरनमेंट एंड स्टेट एंड द एबिलिटी टू यूज इट टू मेक प्रेडिक्शन ऑफ पॉसिबल फ्यूचर स्टेट। यानी उस तरह वहाँ की सिचुएशन कैसी, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा, वहाँ का आपकी कितनी नॉलेज है उसके बारे में, मेंटल अप टू डेट मेंटल मॉडल of one's environment and state. The situation awareness has traditionally has been used in context of flight deck to describe the pilot awareness of what is going on. यानी ये जो सिचुएशन अवेयरनेस है वो फ्लाइट डेक्स के रेस्पेक्ट में ज्यादा जो है ट्रेडिशनली यूज्ड की जाती है टू डिस्क्राइब द पायलट अवेयरनेस व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, जियोग्राफी व्हाट द मोड द परसेप्शन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स सीइंग, जैसे आपने परसेप्शन देखा कि बोल्ट्स खुले हुए हैं, मिसिंग पार्ट, लीकिंग फ्लूइड एंड हियरिंग इंफॉर्मेशन पास वर्बली, द कंप्रेंशन ऑफ द मीनिंग, फॉर एग्जांपल व्हाई इज इट लाइक दिस, इज दिस हाउ इट शुड बी। ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ देयर स्टेटस इन द फ्यूचर। तो ये काम मतलब ऐसे ही है नॉर्मल। ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिचुएशन अवेयरनेस फॉर एन एएमटी कैन बी समराइज्ड। द स्टेटस ऑफ द सिस्टम दैट इज बीइंग वर्न ऑन, तो जो जिस सिस्टम पे काम कर रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, और जो रिपोर्टेड डिफेक्ट एंड द इंटेंडेड रेक्टिफिकेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन है, कि डिफेक्ट कौन सा है, क्या रेक्टिफिकेशन करना है ना। पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस वर्क ऑन द अदर सिस्टम, ये भी आपको पता होना चाहिए इंजीनियर को। द इफेक्ट ऑफ दिस वर्क ऑन दैट बीइंग डन बाय द अदर्स एंड इफेक्ट ऑफ देयर, यानी जो बंदा दूसरा काम कर रहा है मेरे वर्क की वजह से उस पर क्या इफेक्ट कर रहा है, उसके वर्क की वजह से मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ये देखिए परसेप्शन का आप देख सकते हैं, लाइन ए और लाइन बी इन्होंने एग्जांपल बताया है, तो आपको लग रहा होगा कि लाइन बी बड़ी है, बट ऐसा नहीं, लाइन ए और लाइन बी दोनों ही बराबर हैं अगर आप इसको रूलर से मेजर करेंगे। देखिए इन्होंने लिखा भी था कि इवन दो रूलर विल कंफर्म दैट दे आर एग्जैक्टली द सेम। तो ये क्या है, परसेप्शन है। इसी तरीके से अगर आप 12, 13, 14 देख रहे हैं तो वो आपको 13 दिखेगा मिडिल वाला, अगर ए बी सी देख रहे हैं तो ये आपको बी दिखेगा। तो डिपेंड करता है कि क्या है वो। इट इज ऑफन नेसेसरी टू कंसल्ट डॉक्यूमेंट्स विद विच अवर टेक्नीशियन कैन बिकम वेरी फेमिलियर। तो हम लोग क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट को कंसल्ट, जैसे आपको देखिए पढ़ के देखिए क्या लिखा, वंस इन ए लाइफ टाइम। लेकिन अगर आप भूल गए कि ये इल्यूजन हो रहा है, वंस इन ए लाइफ टाइम यानी 2 बार ए आ गया है, देखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया एन इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ एक्सपेक्टेशन कैन अफेक्ट अवर जजमेंट, द सेम वीडियो ऑफ इन कार एक्सीडेंट, ये छोड़ दो। एक्सपेक्टेशन कैन ऑल्सो अफेक्ट अवर मेमोरी ऑफ इवेंट्स, ये हटा दो। ठीक है, तो पता है अटेंशन एंड परसेप्शन, सेंसरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरीज हैव लिमिटेड कैपेसिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन। तो ये बात याद रखना कि जो सेंसरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं लिमिटेड कैपेसिटी होती है बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बियर इन माइंड दैट ह्यूमन मेमोरी इज फेलिएबल। तो आपको पता है कि जो आपको माइंड में रखना है कि ह्यूमन मेमोरी है फेलिएबल हो जाती है, यानी कहीं कहीं पे फेल हो जाती है, हम लोग इसको बोलते हैं लिमिटेशन है। फेलिएबल मतलब फेलिएबल। ठीक है, मे नॉट बी रिस्टोर्ड, मे नॉट बी स्टोर्ड, मे बी स्टोर्ड इनकरेक्टली, हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन याद आ जाए दिमाग में, मे नॉट हो सकता आए ना, मे बी डिफिकल्ट टू रिट्रीव, याद ही ना आए। द पॉइंट्स कैन बी अफर्ड फॉरगेटिंग विच अकर्स इन द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, नॉट स्टोर्ड इन द फर्स्ट प्लेस और इनएक्सेसिबल कैन नॉट बी रिट्रीव। तो ये मेंटेनेंस पर्सन मस्ट यूज मैनुअल्स एंड टेम्परेरी एड्स रेदर देन द रिलाई अपॉन मेमोरी। तो मेंटेनेंस इंजीनियर को मेमोरी से ज्यादा मैनुअल्स और इन सब पे रिलाई करना चाहिए। राइटिंग समथिंग डाउन टेम्परेरी कैन अवॉइड द रिस्क ऑफ फॉरगेटिंग एंड कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन। यानी अगर कोई इंजीनियर टेम्परेरी कोई चीज को लिख लेता है तो वो जो है ठीक है, बजाय इसके कि वो पर्सनल एक खुद की नोटबुक बना ले, हो सकता है उसको अपडेट ना करे और वही रखा रहे, तो जिसकी वजह से
पुराने वाले अपडेटेड आते रहते हैं, तो अपडेट होना चाहिए, रहना चाहिए इंजीनियर को। मेमोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी इज क्रिटिकल टू आवर एबिलिटी टू एक्ट कंसिस्टेंटली एंड टू लर्न न्यू थिंग्स। विदाउट मेमोरी वी कुड नॉट कैप्चर ए स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन रीचिंग अवर सेंसर्स और ड्रॉ अवर पास्ट एक्सपीरियंस, अप्लाई दिस नॉलेज व्हेन मेकिंग डिसीजन। भाई तो सभी को पता है मेमोरी क्या होती है, याददाश्त होती है, ठीक है। तो मेमोरी कैन बी कंसिडर्ड द स्टोरेज, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड एबिलिटी टू रिट्रीव दिस इंफॉर्मेशन। तो 3 प्रोसेस होती है मेमोरी की, रजिस्ट्रेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल। तो रजिस्ट्रेशन मतलब दिमाग में जाना, यानी द इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी। स्टोरेज मतलब रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी रखना, स्टोर करके रखना। और रिट्रीवल मतलब वापस जब हमको काम है तब उसको रिट्रीव करना, देना। The recovery of stored information. It is possible to distinguish between 3 forms of memory. तो 3 फॉर्म ऑफ मेमोरी थी, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं, याद रख लेना। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मेमोरी इज सेकेंडरी स्टोरेज। तो हैज ए ड्यूरेशन अप टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड तक इसकी स्टोरेज होती है। डिपेंडिंग ऑन द सेंड यूज्ड एज ए बफर विच इज गिवन अपॉन द बफर, ये याद रखना। चलो मेन जो चीज है वो ये है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का दूसरा नाम होता है वर्किंग मेमोरी, और वर्किंग मेमोरी क्या करती है, 7 अनरिलेटेड आइटम्स को 7 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, और 10 से 20 सेकेंड। तो इसकी 2 पार्ट होते हैं इसके, इकोइक मेमोरी से और आइकॉनिक मेमोरी। इको मतलब साउंड से रिलेटेड, जो कि क्या करे, इकोइक मेमोरी थिंग्स दैट यू हियर लास्ट अप टू 2 to 8 सेकेंड। और आइकॉनिक मेमोरी मतलब देखने वाली मेमोरी, जो देखा आपने उसको कब तक याद करेगा, वो 1/2 यानी 0.5 से 1 सेकेंड तक होती है, थिंग्स दैट यू सी लास्ट। लॉन्ग टर्म मेमोरी में मोटर प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया है, और उसी के अंदर 2 चीज आती है, सीमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी। तो एपिसोडिक मेमोरी क्या है, आपका मेमोरी ऑफ इवेंट है, इसको मैंने एपिसोडिक मतलब ई से स्टार्ट हो रहा, तो एमओई, तो मेमोरी ऑफ इवेंट। और सीमेंटिक मेमोरी यानी मेमोरी ऑफ मीनिंग। तो मेमोरी ऑफ मीनिंग नेवर लॉस्ट, और मेमोरी ऑफ इवेंट्स कैन बी लॉस्ट विद एमनीशिया। तो एमनीशिया भाई भूलने की बीमारी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ वर्किंग मेमोरी, रिसीव्स ए प्रोपोर्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इनटू सेंसरी स्टोर एंड अलाउज टू स्टोर इंफॉर्मेशन लॉन्ग इनफ टू यूज इट। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी बेसिकली ये सेंसरी स्टोर है, इसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, जो काम के लिए आती है। और ये क्या करती है, अलाउ करती है स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम तक, यानी लॉन्ग टाइम में जाएगी। तो भाई लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहले थोड़े चले, पहले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। इट कैन बी स्टोर ओनली रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एट वन टाइम, ऑफन 7 ± 2 आइटम होना चाहिए यहाँ पे, यानी 7 ± 2 चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी इनहेंस्ड बाय स्प्लिटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू चंक्स। तो चंक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स होती हैं, इस तरीके से याद कर लो, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम। तो ट्रिक्स बना लो या ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स बोल सकते हैं इसको। द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी एक्सटेंडेड थ्रू रिहर्सल। तो ये क्वेश्चन है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी ड्यूरेशन कैसे एनहेंस करोगे, बाई द रिहर्सल, मेंटल रिपीटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो रिहर्सल क्या होता है, मेंटल रिपीटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। इनकोडिंग द इंफॉर्मेशन इन सम मीनिंगफुल मैनर। 2 तरीके हैं आपके पास, रिहर्स करो या इनकोड करो। लॉन्ग टर्म मेमोरी, द कैपेसिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी अपीयर्स टू बी अनलिमिटेड। तो भाई जाहिर सी बात है, नाम ही बता रहा, लॉन्ग टर्म मेमोरी अनलिमिटेड होती है। इट इज यूज्ड टू इन्फोर इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्टली बीइंग यूज्ड, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्ट विद इन हाउ दीज हैव बिहेव, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी। तो सोशल नॉर्म्स, पीपुल्स, वैल्यूज, मोटर प्रोग्राम, तो ये सब चीज है, ठीक है। एबिलिटी सच एज लैंग्वेज तो काम का नहीं है। सीमेंटिक मेमोरी, सीमेंटिक मेमोरी एपिसोडिक। सीमेंटिक मेमोरी मैंने बता ही दिया, SOE events, यानी refers to a store of general factual knowledge about the world such as concept of rule, one's own language। तो खुद की लैंग्वेज किस में आती है, सीमेंटिक मेमोरी में आती है, क्योंकि ये सब क्या है, ये हमारे मेमोरी ऑफ मीनिंग है ना मॉम। तो ओन लैंग्वेज हो गई, कंसेप्ट हो गया, कोई जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ये सब सीमेंटिक मेमोरी में। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है, एपिसोडिक मेमोरी इट इज ए मेमोरी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, पास्ट एक्सपीरियंस, क्या घटा हम लोगों के साथ, इंक्लूडिंग पीपल, इवेंट्स एंड वी कैन सी प्लेस दिस थिंग्स
certain it believes that episodic memory is heavily influenced by person's expectation. ठीक है, चलो ये सब तो हो गया एपिसोडिक। चलो क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया बेसिकली ये होता है कि अगर कोई किसी बंदे को बहुत ही कम जगह रहने में डर लग रहा है, अगर कोई कम जगह में काम कर रहा है बहुत ही स्मॉल स्पेस में, तो उसको डर लग रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। तो क्लास्ट्रोफोबिया कैन बी डिफाइंड एबनॉर्मल फियर ऑफ बीइंग इन एन इनक्लोज्ड स्पेस। There are many circumstances where people may experience various level of physical or psychological discomfort when in an enclosed or small space. This is generally considered to be quite normal. तो generally normal होता है। When this discomfort becomes more extreme, it is known as claustrophobia. ठीक है? It is quite possible that the susceptibility of claustrophobia is not apparent at the start of employment. तो शुरुआती दौर में ये इसको आप पढ़ लेना, बहुत काम का नहीं है ना, देख लिया। फियर ऑफ हाइट जाहिर से बता रहा, फियर ऑफ हाइट क्या मतलब, ऊंचाई से डर। तो ऊंचाई से डर सभी को लगता है भाई। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग का चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड आप इसको पढ़िएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और आई होप आपका जो है बनेगा। तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे